अकेले हो तो फिर विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो फिर ज़ुबान पर काबू रखो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। ग्रेड फर्स्ट हिंदी वाला जो अपना पाठ्यक्रम है उसके अंदर कहानी लेखन एक बिंदु है जो लगता है। हमने डायरी लेखन देख लिया, इसके साथ ही रिपोर्टाज देख लिया और आज हम देख रहे हैं कहानी लेखन। क्या परिभाषा है, अच्छे से समझते हैं, क्या इसके तत्व हैं, क्या क्या सवाल है जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। अच्छा लगता है मेरा ये प्रयास बिल्कुल निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए, तो लाइक शेयर कर दिया करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। और पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाएँ। टेलीग्राम चैनल का अपना नाम है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 7,890 के तकरीबन लोग जुड़े। हो सकता है जब आप देखो 7,900 हो जाए। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। देखिए, समझिए आप इस चीज़ को कि कहानी लेखन है क्या चीज़, कहानी लिखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और कहानी के संबंध में किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है। एक तो सामान्य परिभाषा हम देखते हैं, तो क्या है परिभाषा में है कि कहानी साहित्य की एक ऐसी गद्य विधा है। पहली बात तो पहला सवाल यहीं से बन जाएगा, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, सबको पता होगा। सवाल आ जाए कहानी साहित्य की विधा है गद्य, पद्य, ए व बी दोनों, चौथा विकल्प आ जाए इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना, कहानी जो है साहित्य की एक गद्य विधा है। पहला सवाल यहीं से बन जाएगा, बिल्कुल साधारण सा सवाल है। गद्य व पद्य दोनों करके आप भ्रमित न हो जाएगा, ठीक है। जिसमें जीवन के किसी एक अंग, कहानी साहित्य की गद्य विधा तो है ही, लेकिन इसमें क्या जीवन के किसी एक अंग का है, जो एक अंग विशेष का मनोरंजन पूर्ण तरीके से चित्रण है जो किया जाता है। देखिए, उपन्यास के अंदर क्या है, लंबा प्रोसेस चलता है और उसमें एक अंग शामिल नहीं होता। जीवन के सभी अंग है जो उसमें समाहित होते हैं, लेकिन कहानी के अंदर जीवन के किसी एक अंग का ही वर्णन मिलता है और वो भी मनोरंजन पूर्ण तरीके से चित्रण है जो किया जाता है। ठीक बात। चलिए, कहानी एक ऐसी साहित्यिक विधा है जो अपने सीमित क्षेत्र में पूर्ण एवं स्वतंत्र है। क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि एक ही अंग का यहाँ पर विश्लेषण जो किया जाता है, और प्रभावशाली भी है। कहानी जितना असर छोड़ती है और जल्दी छोड़ती है कम समय में, उतना कोई और नहीं। कहानी में मानव जीवन की कथा होती है। तो पूछा जा सकता है कहानी में मानव जीवन की क्या होती, तो मानव जीवन की कथा है जो होती है साहब। अब अलग अलग विद्वानों ने ये कहानी की परिभाषा हमने वैसे समझ, लेकिन और विद्वानों ने भी कहानी की परिभाषाएं जो दी है उनको देखते हैं। वो परिभाषा देकर पूछा जा सकता है कहानी के संबंध में ये परिभाषा किसकी, ये कथन है जो विचार है जो किसका है। देखिए, जैनेन्द्र महोदय क्या कहते हैं। सबसे पहले जैनेन्द्र महोदय को देखते हैं। जैनेन्द्र महोदय कहते हैं कि कहानी मानव मन की भूख है। तो मानव मन की भूख आ जाए तो आपको ध्यान में रखना, जैनेन्द्र ने कहा मानव मन की भूख। जैनेन्द्र, जो जैन लोग होते हैं इस तरीके से याद रख सकते हो, जैन लोग होते हैं जो भूखे रहते हैं, इस प्रकार से उपवास ज़्यादा करते हैं। तो कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश है जो करती रहती है। ठीक है, कौन कहते हैं, जैनेन्द्र महोदय कहते हैं। वहीं जयशंकर प्रसाद साहब भी कहानी के विषय में लिखते हैं, सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना। अब जयशंकर छायावादी थे, तो उस समय इसी प्रकार की झलक, तो सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा इसकी जो पुष्टि करना ही कहानी कहलाती है। ठीक बात। कौन कहते हैं, जयशंकर प्रसाद। और सबसे चर्चित जो परिभाषा है और कई बार पूछी गई है, प्रेमचंद साहब की। तो पहली बात तो ये बता दो, प्रेमचंद साहब जो है कहानी को गल्प कहकर पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं, कहानी को गल्प कहकर है जो पुकारते हैं। तो ये सवाल भी बन सकता है, प्रेमचंद कहानी को कहते हैं, एक विकल्प में आ गया गल्प, दूसरे में आ गया मल्प, तीसरे में आ गया शल्प। तो इस तरीके से विकल्प है जो दिया जा सकता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कहानी को प्रेमचंद साहब ने क्या कहा है, गल्प है जो कहा है। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। तो कहानी एक रचना है। कहानी क्या है, एक रचना है
या गल्प एक रचना है प्रेमचंद की भाषा में कहें तो गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का क्या है उद्देश्य होता है। प्रेमचंद साहब कहते हैं कहानी एक इस प्रकार की रचना जिसमें जीवन के किसी एक अंग या जीवन के किसी एक उसके मनोभाव को प्रदर्शित करना, व्यक्त करना, ये कहानी लेखक का क्या होता है उद्देश्य होता है। ठीक है, उसका चरित्र हो गया, शैली हो गई और कथा विन्यास सब उसी भाव को है जो पुष्ट करते हैं, उस एक अंग को या उस एक मनोभाव को, उसका चरित्र, शैली, कथा विन्यास। ठीक है, यानी कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध जो ब्यौरा होता है जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु देखने को मिले, उसे कहानी या फिर गल्प है जो कहा जा सकता है। ये कहते हैं प्रेमचंद साहब। ठीक है, लेखक का उद्देश्य होता है उसी भाव को पुष्ट करते हैं, यहाँ तक है जो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इन तीनों चारों परिभाषाओं को भी ध्यान में रखें। तो कहानी मोटे तौर पर आप समझ गए परिभाषा क्या होती है। यहाँ से बिल्कुल बेसिक सवाल है जो क्या बन सकता है, गल्प कौन कहते हैं, प्रेमचंद कहते हैं कहानी को। अब कहानी के तत्वों की बात आती है। कहानी के तत्व देखिए, पहला तत्व है कथानक या फिर कथा वस्तु। कथानक या कथा वस्तु पहला तत्व। दूसरा तत्व है पात्र योजना अथवा फिर चरित्र चित्रण। ठीक बात। तीसरा आता है संवाद योजना अथवा कथोप कथन। आप नोट्स भी बना लीजिएगा और मैं टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। चौथा है देश काल और वातावरण। पांचवा है उद्देश्य और छठा है भाषा शैली। कई जगह आपको भाषा शैली पहले मिल जाएगी, उद्देश्य जो आखिर में मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहानी के ये 6 तत्व देखने को मिलते हैं। चलिए साहब थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। यहाँ से भी सवाल है जो पूछा गया है, पूछा जा सकता है। पहला आता है क्या, कथानक अथवा कथा वस्तु। तो यह कहानी का पहला और सर्वप्रथम तत्व है। तो ध्यान में रखना, कहानी का सर्वप्रथम तत्व क्या है, कथानक या फिर उसकी कथा वस्तु कहानी का प्रथम तत्व जो होता है। कहानी में आरंभ से लेकर, प्रारंभ से लेकर, शुरुआत से लेकर अंत तक जो कुछ कहा जाए उसे कथानक अथवा कथा वस्तु कहते हैं। तो ये सवाल बन जाएगा। यहाँ पर सवाल ये आ गया, प्रश्न ये बन गया कि कहानी में आरंभ से अंत तक जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, कथानक कहते हैं, पात्र योजना कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, क्या कुछ कहते हैं। तो ध्यान में रखना, कथानक या फिर कथा वस्तु है जो कहा जाता है। कहानी में घटित होने वाली जो घटनाएं ही उसका कथानक होता है। कहानी के अंदर जो जो घटनाएं घटित होती जाती है वही क्या है, उसका कथानक होता है। ये कहानी का मूल आधार है। तो कथानक कहानी का क्या होता है, मूल आधार होता है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है। इसे आरंभ, मध्य, अंत 3 भागों में विभाजित है जो किया जा सकता है। तो कथानक को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, 3 में। आरंभ देखने को मिलता है, दूसरा आता है मध्य में क्या क्या चीज़ घटना होती है, तीसरा आता है अंत, अंत में क्या चीज़ होगी। ठीक बात। दूसरा जो तत्व है कहानी का वो आता है पात्र योजना अथवा चरित्र चित्रण, पात्रों की योजना। तो ये कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व है। पात्र नहीं होंगे तो फिर घटनाएं घटेगी किन के बीच। तो कहानी में पात्र योजना कथानक के अनुरूप है जो होनी चाहिए। कहानी में नायक और नायिका 2 प्रमुख पात्र होते हैं। प्रमुख पात्र तो नायक और नायिका होते हैं, अन्य इनके सहायक पात्र होते हैं। और पात्रों के द्वारा ही लेखक अपना उद्देश्य जो क्या करता है, स्पष्ट करता है और समाज को जो संदेश देता है कहानी के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से। किस प्रकार सामाजिक संदेश भी हो सकता है, कुछ और संदेश भी हो सकता है, राष्ट्र हित में भी हो सकता है, कुछ ना कुछ इस प्रकार संदेश है जो प्रेषित करता है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है संवाद योजना, डायलॉग अथवा कथोप कथन। संवाद का शाब्दिक अर्थ होता है परस्पर बातचीत, कन्वर्सेशन, डायलॉग। ठीक है, तो परस्पर बातचीत संवाद का शाब्दिक अर्थ होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है संवाद का शाब्दिक अर्थ, तो जरूर ध्यान में रखिएगा आप इस चीज़ को भी। और कहानी में पात्रों के बीच हुई परस्पर बातचीत को संवाद अथवा कथोपकथन कहते हैं। सवाल ये बन जाएगा साहब कि कहानी में पात्रों के बीच हुई परस्पर बातचीत को क्या कहा जाता है, तो संवाद या कथोपकथन है जो कहा जाता है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, बेसिक है लेकिन नहीं ध्यान हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो यह कहानी का तीसरा प्रमुख तत्व हो गया।
संवाद पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करते हैं। संवाद जो होते हैं, जो डायलॉग होती है, लोग दो पात्रों के बीच जो बातचीत होती है, वो पात्रों का किस प्रकार का चरित्र क्या है वो उद्घाटित जो करते हैं। अपनी किसी से बातचीत होती है तो बातचीत से पता लगाया जा सकता है कि इस आदमी का चरित्र कैसा है। लोगों से जब बातचीत करते हैं आप, ठीक बात करते हैं तो कि ठीक बंदा है, और अलग तरीके की बात करते हैं कुछ जो समाज के अंदर ज़रूरी नहीं है, समाज से के जो मूल्य हैं उनसे इतर बात है तो लगेगा यार इसका चरित्र थोड़ा सा अलग है। ठीक है। तथा कहानी का विकास करते हैं। ये संवाद जो होता है वो कहानी का, संवादों के माध्यम से कहानी का क्या होता है, विकास होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। इसलिए संवाद योजना सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, पात्र अनुकूल होनी चाहिए। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है संवाद योजना किस प्रकार की होनी चाहिए। संवाद योजना सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, पात्र अनुकूल, पात्रों के अनुकूल। तो सवाल आ गया संवाद योजना होनी चाहिए सहज, दूसरे में आ गया सरल, तीसरे में आ गया स्वाभाविक, चौथे में आ गया कठिन। ठीक है, तो ध्यान में रखना कठिन है जो नहीं होगी, बाकी ये चीज़ें होगी तो, या चौथा विकल्प दे दिया सभी। या सवाल ये भी बन गया निम्न में से संवाद योजना नहीं होती है, तो कठिन नहीं होगी क्योंकि बाकी ये तत्व उसमें शामिल होने चाहिए। चलिए अगला सवाल, देश काल और फिर वातावरण। ये भी आपको समय का भी ध्यान में रखना पड़ता है, किस किन परिस्थितियों में किस समय है जो चीज़ें हैं जो लिखी जा रही है, कही जा रही है। तो ये कहानी का चौथा है जो प्रमुख तत्व है, देश काल और वातावरण। इससे तात्पर्य क्या है, परिस्थितियाँ और समय, क्या सिचुएशन रही और क्या टाइम है। तो इसके द्वारा कहानी में घटित घटनाओं की जो परिस्थितियाँ हैं, उस समय का जो वातावरण है, किस समय कहानी घटित हुई, किस समय ये चीज़ें घटित हुई, उसका हमें बोध होता है, पता है, जो लगता है। कहानी में देश काल वातावरण कथानक के अनुरूप होना चाहिए तथा घटनाओं से समन्वय होना चाहिए। ये नहीं है कहानी के अंदर मामला तो चल रहा है, पात्रों के बीच बात तो कुछ और हो रही है, बात हो रही है शीतकाल की, और जो चारों तरफ का जो परिवेश है वो आप पतझड़ वाला दिखा रहे। तो देश काल और वातावरण का भी है जो कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, संगति होनी जरूरी है। उद्देश्य, पांचवें तत्व की बात करते हैं। कहानी का पांचवा तत्व, साहित्य में कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती। साहित्य में जो कुछ रचना होती है उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है, अच्छा हो बुरा हो, किसी प्रकार का उद्देश्य हो, लेकिन एक उद्देश्य है जो निहित उसके अंदर होता है। साहब किसी न किसी चीज़ को टारगेट करके है जो साहित्यिक रचना रची जाती है। प्रत्येक रचना का अपना कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इस प्रकार कहानी भी एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। कहानी में लेखक अपने पात्रों के माध्यम से, पात्रों के जरिए अपना उद्देश्य है जो स्पष्ट करता है। कहानी का मोटो क्या होता है, जो मोटो होता है, जो उद्देश्य होता है, वो पात्रों के जरिए, कैरेक्टर के जरिए है जो स्पष्ट करता चलता है लेखक। अंतिम और अगला है जो तत्व है भाषा शैली। कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है भाषा शैली। अगर भाषा शैली ठीक नहीं होगी तो पाठकों के समक्ष चीज़ है जो सही से प्रस्तुत नहीं होगी। भाषा शैली ठीक नहीं होगी तो पाठक कुछ नहीं समझ पाएंगे, कुछ अनुभूत नहीं कर पाएंगे। तो कहानी का महत्वपूर्ण तत्व होता है भाषा शैली। कहानी में भाषा शैली सरल, सहज, स्वाभाविक, पात्रों के अनुकूल, विषय के अंतर्गत, विषय के अनुकूल होनी चाहिए। इसमें सहज और सामान्य शब्दावली का प्रयोग है जो होना चाहिए। शैली के अंदर कहीं आत्मकथात्मक शैली में भी लिखते हैं, कहीं डायरी में लिखते हैं, कहीं वर्णनात्मक शैली में भी लिखते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो कहानियाँ आजकल लिखी जाती है। तो यहाँ तक हो गया मामला भाषा शैली का। तो ये हो गए कहानी के तत्व। मैंने परिभाषा देखी, विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा कहानी के विषय में वो देखा, और कहानी के तत्व देखे। अब कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है तो ये भी आप देख लीजिए। यहाँ से सीधा सीधा सवाल है जो पूछा जाएगा, पूछा जा सकता नहीं, पूछा जाएगा। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। परीक्षा में सवाल आ जाए कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है तो ध्यान में रखना है, चाहे कोई भी विकल्प हो, आपको ध्यान में रखना है कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है साहब, कथानक होता है। ये अलग से एनसीईआरटी के अंदर मेंशन की हुई चीज़ें, तो ये डायरेक्ट सवाल बनते हैं यहाँ से। कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथानक। दूसरे फैक्ट की मैं यहाँ पर बात करूँ तो कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए देश, काल, वातावरण तथा स्थान का ध्यान रखना आवश्यक है। तो कहानी को प्रामाणिक
रोचक बनाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो पहली बात, देश काल, वातावरण और स्थान का ध्यान रखना बहुत जरूरी। देश काल, वातावरण और स्थान, ये कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट है लेखक जो होता है वो पात्रों के बारे में खुद न बोलकर उनके क्रियाकलापों और संवादों के माध्यम से चरित्र को सशक्त बनाता है। लेखक पात्रों के बारे में खुद नहीं बोलता कि ये ऐसा है ये ऐसा, नहीं। जो डायलॉग होता है अलग अलग पात्रों के बीच में, वो पात्रों के बीच में उनके जो क्रियाकलाप है, जो संवाद है, उनके माध्यम से उस चरित्र को उद्घाटित करता है, चरित्र को सशक्त बनाता है कि कौन कैसा है। अगला और महत्वपूर्ण तथ्य, द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है। तो सवाल आ जाए परीक्षा में, कथानक को आगे बढ़ाने का काम करता है, तो वहाँ पर ध्यान में रखना। द्वंद्व जो है तो कथानक को एक स्थिति बनी रहती, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो सस्पेंस है, थ्रिलर है, ये आगे बढ़ाता रहता है उस चीज़ को। और अंतिम कथन है, अंतिम फैक्ट है, कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका होगा कि अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाए। आप चाहते हो कहानी लिखना सीखना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ पढ़िए, आपको स्वतः समझ आ जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं जो कहानी में, किस हिसाब से कहानी जो लिखी जाती है। तो ये होता है अपना साहब कहानी लेखन का बिंदु है जो कंप्लीट ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए। अच्छा लगा है तो फिर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि अपना ये चैनल परिवार भी आगे बढ़ सके और दूसरे साथियों की भी मदद हो सके। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल जिन साथियों ने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 7,880 से अधिक, या आप जब देखो तो हो सकता है 7,900 भी हो जाए, इतने साथी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह में डालता रहता हूँ। पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आदि की आवाज़। क्या नाम है? आदि की आवाज़। यहाँ पर मैं पढ़ाई के रिगार्डिंग मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ, तो यकीनन इस चैनल से भी जुड़िए, आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।